अगर आप 40 की उम्र पार कर गए हैं या करने वाले हैं और आपको मालूम है कि आने वाले समय में कई शारीरिक और मानसिक समस्याएं दस्तक दे सकती हैं, तो अभी से तैयार हो जाएं। 60 की उम्र के आने का इंतजार मत कीजिए। अगर आपने ऐसा किया तो न सिर्फ कई तरह की बीमारियों से बचेंगे, बल्कि बुढ़ापा सुख और शांति से गुजरेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ केयर विद किशोर मालविया। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अभी से क्या सोचना, जब बुढ़ापा आएगा तब देख लेंगे, अभी जवानी क्यों खराब करें, आने वाले कल के लिए आज माथापच्ची क्यों करें। हम तब सचेत होते हैं जब बीमारी संकेत देने लगती है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वैसे भी भारत में बुजुर्गों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है और एक सर्वे के अनुसार अगले साल तक 12% की और वृद्धि हो जाएगी। तो इस सारे मुद्दे पर, जेरियाटिक्स प्रॉब्लम पर और किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जवानी में क्या बचाव करें, क्या प्रिवेंशन करें कि आगे हम इस तरह की समस्याओं से बचें। इसके लिए हम आज बात करेंगे एक जाने माने विशेषज्ञ से, क्योंकि देश में हेल्थ केयर पर बोझ काफ़ी बढ़ जाएगा, हालत गंभीर हो सकते हैं। तो जेनेटिक इशू पर आज हम विस्तार से बात करेंगे डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी से। डॉक्टर बैनर्जी DY मेडिकल कॉलेज पुणे में प्रोफेसर एमिरेटस हैं। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि व्हाट इज जेरिएट्रिक सिंड्रोम। जेनेटिक सिंड्रोम एक बीमारी नहीं है एक्चुअली। एक तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, एजिंग के साथ कई हमारे फंक्शंस थोड़े कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे साथ जैसे जैसे हम उम्र होता है, आपने जैसे कहा 40 साल से अगर हमने लाइफस्टाइल हमारा ठीक नहीं है, इसके कारण हमारे को कई बीमारियां हो जाती है। डायबिटीज़ हुआ, हाई ब्लड प्रेशर, विजुअल प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस, तो ये सब मिला के एक सिंड्रोम होता है। क्योंकि सिंड्रोम का मतलब है दे आर नंबर ऑफ साइन सिम्टम्स। कई हमारे ऐसे बीमारी के निशानी, एक बीमारी नहीं है, कई चीज इकट्ठे फिर आपस में इंटरप्ले भी करता है। तो इसको मैनेज करना एक बहुत ही एक चैलेंजिंग हो जाता है। और अभी क्या हो रहा है कि स्पेशलाइजेशन और सब स्पेशलाइजेशन की वजह से हम और दूर जा रहे हैं, क्योंकि सिंड्रोम में एक बीमारी नहीं है और जो स्पेशलिस्ट है वो एक बीमारी का इलाज करता है। तो आप अगर कोई एल्डरली एक स्पेशलिस्ट नहीं रहते, उसके कई स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। तो वो स्पेशलिस्ट इतने ज़्यादा होने से क्या होते हैं, पॉलीफार्मेसी हो जाता है। कई बार एक स्पेशलिटी को नहीं मालूम है कि दूसरा स्पेशलिटी ने क्या दवाई दिया है, पॉलीफार्मेसी होता है। और इसमें एक और चीज़ है कि जितने भी दवाइयाँ होती है उसको मेटाबोलाइज करने की शक्ति भी एज के साथ कम हो जाता है। किडनी का फंक्शन कम हो जाता, लीवर का फंक्शन कम हो जाता। तो एडवर्स इवेंट्स ऑफ पॉलीफार्मेसी, इसकी भी एक चैलेंज हो जाता है। और इसके लिए अभी मैं आज ही के पेपर में देख रहा था कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुझाव दिया है कि नर्सिंग प्रैक्टिशनर को जेनेटिक प्रैक्टिशनर में कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं या ट्रेनिंग देने की सोच रहे हैं कि वो शायद जेनेटिक सिंड्रोम को हैंडल करे नर्सिंग प्रैक्टिशनर्स को, क्योंकि उनको बेसिक हेल्थ के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में नर्सिंग प्रोफेशन को भी काफ़ी ये रहता है। और इसको IMA ने इसका काफ़ी ये किया है, ऑब्जेक्शन लिया है कि ये ठीक नहीं है। पर या तो नर्सिंग प्रैक्टिशनर्स हो या जनरल प्रैक्टिशनर्स हो, तो हमको फिर से सोचना पड़ेगा कि एक जेनेटिक प्रैक्टिशनर, अभी जेनेटिक मेडिसिन एक अलग स्पेशलिटी भी आ रहा है, पर इतना ग्लैमरस नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी चैलेंज होता है, इतना इजी नहीं होता। स्पेशलिस्ट मेडिसिन एक इसको देखता है, पर हमको एक जनरल प्रैक्टिशनर या नर्सिंग प्रैक्टिशनर्स को एक, जैसे हमारा एयरपोर्ट्स में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है, बहुत सारे फ्लाइट्स आते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करता है। तो अभी फ्लाइट्स की जगह एक एल्डरली के पास बहुत सारे स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट होते हैं, अलग अलग स्पेशलिस्ट 10 स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो कौन सा दवाई किसके साथ इंटरैक्ट करता है, इसके लिए एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का काम एक जनरल प्रैक्टिशनर कर सकता है। जनरल प्रैक्टिशनर उसको कोऑर्डिनेट कर सकता है, उसको स्टडी कर सकता है कि कौन सी दवाई कौन से दवाई के साथ इंटरैक्ट करेंगी। और उसके अलावा जनरल प्रैक्टिशनर या नर्सिंग हेल्थ प्रैक्टिशनर, उसका जो सोशल एक्चुअली
रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाते हैं। एक्चुअली मेन थिंग फ्रॉम मेडिकल से ज़्यादा एल्डरली को सोशल आइसोलेशन होता है। पर्टिकुलरली अभी जो हमारे सामाजिक चेंजेस आ रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हो रहे हैं, तो सोशल आइसोलेशन, लोनलीनेस और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत होता है, और उससे दूसरे साइकोसोमेटिक डिजीज हो जाते हैं, और उससे रेजिलियंस कम हो जाता है, बॉडी का इम्यूनिटी कम हो जाता है। एक जिसको कहते हैं सालूटोजेनेसिस, सालूटोजेनेसिस मतलब अगर पॉजिटिव माइंड होगा, पॉजिटिव इंटरेक्शंस होंगे, उससे फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होता है। तो ये, और दूसरा जो कहा था अभी किशोर जी ने कि 40 साल का उम्र कहा था, उन्होंने कट ऑफ लिया था। मैं कहूँगा ये बहुत हाई एज बता दिया उन्होंने। 40 साल क्या है कि अभी जो कुछ ऐसे शोध किए हैं, कुछ हाइपोथेसिस है और कुछ स्टडीज है कि बच्चा जब बच्चेदानी में रहता है, इंट्रा यूट्राइन पीरियड में, अगर उसको उस टाइम भी अगर पोषण ठीक ना मिले, न्यूट्रिशन कम हो, या किसी कारणवश उसका ग्रोथ रिटार्ड होता है, लो बर्थ वेट पैदा होता है, या चाइल्डहुड मेल न्यूट्रिशन होता है, तो उसको, ऐसे बच्चों को जो कि लो बर्थ वेट पैदा होते हैं या जिनका न्यूट्रिशन चाइल्डहुड में कमज़ोर होता है, वो एडल्टहुड में उनको बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्रॉनिक डिजीज के, जैसे डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस और ओवरवेट। तो ऐसे आ रहे हैं कि हमको एल्डरली पॉपुलेशन के केयर, हमारे देश में करीब 30% बच्चे 5 साल के नीचे अंडर वेट है, मेलनरिस्ट है। तो इससे क्या, ये बच्चे जब एल्डरली एज में जाएंगे, मिडिल एज के बाद, इनको ये क्रॉनिक डिजीज का बोर्ड, हमको पब्लिक हेल्थ बर्डन बन जाएगा, इकोनॉमिक कॉस्ट टू द नेशन विल बी हाई। तो द एल्डरली केयर स्टार्ट्स, प्रिवेंशन जिसको हम कहेंगे, स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रेगनेंसी, अर्ली चाइल्डहुड। ऐसे भी स्टडीज तो काफ़ी एस्टेब्लिश किए हैं कि पर्टिकुलरली वुमेन को एज के साथ हड्डियों का डेंसिटी कम हो जाता है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, फ्रैक्चर्स होते हैं, थोड़ा हल्का गिरने से फ्रैक्चर हो जाते हैं, फिर बेड रिडन हो जाते हैं और कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, निमोनिया हो जाता है और उनका फिर, तो ये फ्रैक्चर्स के लिए इन्होंने कई ऐसे स्टडीज़ किए हैं, आर्म फोर्सेज में भी स्टडीज़ किए हैं कि अगर यंग एज में आपके पास कैल्शियम की कमी हो, विटामिन डी की कमी हो इन चाइल्डहुड, फिर उसको आप एडल्टहुड में कितना भी कैल्शियम और विटामिन डी देंगे ऑस्टियोपोरोसिस को, उसके बाद आप प्रिवेंट नहीं कर सकते। जैसे कि एक नींव होता है, एक बिल्डिंग का जो फाउंडेशन अगर आपका कमज़ोर है, तो बाद में जाके इमारत ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। तो ह्यूमन बायोलॉजी भी ऐसा है कि अगर आपको एंटीनेटल केयर ऑफ मदर्स के न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन ठीक नहीं होगा, तो वो एक इमारत जैसे है, उसका फाउंडेशन कमज़ोर होगा, तो वो ज़्यादा एज में उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो ये एक्चुअली फ्रॉम वूम टू टूम केयर लेना है एल्डरली का। तो ये एक हमारे लिए ये समस्या है। हमारे आज के तारीख में हमारे देश में 15 करोड़ एल्डरली पीपल है अबव 60 ईयर्स, जो कि 2 यूरोपियन कंट्री आ जाएंगे। और हमारे यहाँ अभी जो जनरल प्रैक्टिशनर्स बहुत कम हो रहे हैं, क्योंकि वी आर फॉलोइंग द अमेरिकन सिस्टम ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन। और एक्चुअली जनरल प्रैक्टिशनर्स का है कि इतना जो जेनेटिक मेडिसिन में बहुत कम लोग जा रहे हैं, क्योंकि उसमें इतना पेइंग नहीं है और इतना उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि एल्डरली को केयर करने के लिए एक टीम लगता है, सोशल वर्कर लगेगा, उसका फैमिली कंडीशंस कैसा है, उसके लिए फिर पेशेंस लगता है, उनको सुनने के लिए पेशेंस लगता है, उनको मेमोरी लॉस हो जाता है, उनको कम्युनिकेशंस प्रॉब्लम होते हैं। तो ये कई प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि दोनों तरफ से एक प्रकार से नेग्लेक्ट हो जाते हैं अल्टीमेटली। और ये नर्स प्रैक्टिशनर, मेरे ख्याल से तो ये अच्छा ये था, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट आपको घर में हेल्प करता है ऑर्थोपेडिक सर्जन को, अगर नर्स प्रैक्टिशनर जेनेटिक मेडिसिन प्रैक्टिस करेगा, तो जो डॉक्टर्स, बिजी डॉक्टर्स है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है, उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है। तो जो नर्स प्रैक्टिशनर है, सी कैन, और अ जनरल प्रैक्टिशनर कैन टेक द काउंसलिंग एंड गिव कंपनी, जो उनको बात करने के लिए ये चाहिए होते, वो सोशल एक कंटेक्ट हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपने एल्डरली केयर की बात की। एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि इसका प्रिवेंशन क्या है, खासकर उस मामले में कि ज़्यादातर बुजुर्गों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो है डिमेंशिया की, अल्जाइमर की, पार्किंसन की। क्या इन सब से प्रिवेंशन का कोई तरीका है जितना जो हम जवानी एक्टिव, में करें? हाँ, इनका जो है थ्रू आउट द लाइफ स्टाइल शुड हैव अ एक्टिव लाइफ। यंग एज में
फिजिकल हेल्थ के लिए लाइफस्टाइल चाहिए, ओल्ड एज में भी लाइफस्टाइल चाहिए। अगर वो कंटिन्यूड रखें आप यंग एज से लेके मिडिल एज से, आजकल क्या हो रहा है कि इतना फास्ट लाइफ हो गया है कि एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, न्यूट्रिशन के लिए टाइम नहीं है, और हमको मेंटल एक्टिविटी भी जारी रखना है। ऐसे स्टडीज किए हैं कि जो मेंटली एक्टिव रहते हैं, जो नए स्किल्स सीखते हैं या क्रॉसवर्ड पजल भी करें या कुछ ब्रेन एक्टिविटी करें, उनका एल्जीमस के कनेक्शंस, ब्रेन कनेक्शंस बनते हैं, उनका एल्जीमस को डिले किया जा सकता है या शायद प्रिवेंट भी किया जा सकता है। एल्जीमस डिजीज में तो काफ़ी ऐसे स्कैम्स भी हैं, कई दवाइयाँ प्रॉमिस किया गया है, फार्मास्यूटिकल्स ने प्रमोट किया है, जो बाद में पता चला कि इतना फर्क नहीं करता है। पर यहाँ ये रिसर्च ये बताता है कि जो लोग एक्टिव रहते हैं, मेंटली एक्टिव रहते हैं, सोशली एक्टिव रहते हैं, दो चीज़ चाहिए आपको, सोशल कनेक्टेडनेस और मेंटल कनेक्टेडनेस, उनको एल्जीमस को कोप अप कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है कि एक सेट रूटीन होता है, उसको अगर डिस्टर्ब कर दिया जाए तो एल्जीमस एग्रेवेट हो जाता है। जैसे आजकल क्या हो रहे हैं कि बच्चे बाहर चले जाते हैं, एल्डरली अकेले रह जाते हैं, उसके बाद उनको दूसरे जगह ले जाया जाके रिलोकेट किया जाता है, तो वो फैमिलियर सराउंडिंग्स में एल्जीमस का पेशेंट अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। अनफैमिलियर सराउंडिंग में उसको क्या है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रॉब्लम होता है, तो वो नए जगह में जाके खो जाता है या फिर उसको एग्रेवेट हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ ऐसे स्टडीज़ किए हैं। और एल्जीमस के लिए मेन इज ब्रेन एक्टिविटी, गुड न्यूट्रिशन एंड कई ऐसे अभी रिसर्च काफ़ी इसमें बाकी है। और एल्जीमस अबव जैसे जैसे एज होता है आपके चांसेस एल्जीमस के बढ़ जाते हैं, और उसके लिए आपको नर्सिंग केयर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए नर्स जेरियाट्रिशियन का जो प्रपोजल है ये अच्छा, इसके ऊपर और सोचना चाहिए, या जनरल प्रैक्टिशनर का, क्योंकि एल्जीमस के लिए सोशल सपोर्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर, एल्जीमर्स और डिमेंशिया में क्या फ़र्क है? एल्जीमर्स, डिमेंशिया के कई रीजंस हो सकते हैं, जो टॉक्सिन्स हो सकते हैं, ड्रग एडिक्शन हो सकते हैं, ब्रेन इंजरी हो सकते हैं, एंड डिमेंशिया कैन बी, एंड एल्जीमर्स स्पेसिफिक एज रिलेटेड होते हैं, जिसमें कि कहते हैं एमाइलॉइड डिपोजिशन होते हैं। डिमेंशिया, एल्जीमर्स ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ डिमेंशिया, मतलब पर ऑल डिमेंशिया में नॉट बी एल्जीमर्स, मे बी ड्यू टू अदर कॉजेज, ब्रेन इंजरी या टॉक्सिन्स या ड्रग एडिक्शन या अल्कोहलिज्म या। बस सिम्टम्स एक जैसे हैं। सिम्टम्स है, मेन है लॉस ऑफ मेमोरी। डिमेंशिया में दे में भी अदर सिम्टम्स, बट मेन सिम्टम्स इज लॉस ऑफ रिसेंट मेमोरी, कि इमीडिएट जो है रिसेंट मेमोरी, वो अभी जो कुछ बोला वो जल्दी भूल जाएगा, पास्ट मेमोरी बाद में जाता है। तो ये एक है सबसे रिसेंट मेमोरी, उसको नया कुछ आपने नाम बताया जल्दी भूल जाएंगे, या बैकवर्ड उनको काउंटिंग करने बोलेंगे उनको प्रॉब्लम होगा। सो कुछ ऐसे टेस्ट है जिससे हम अर्ली एल्जीमर्स हम पता कर सकते हैं। और पुराने मेमोरीज एंड में जाते हैं, एंड में पूरा जब कंप्लीट स्टेज एग्रेवेट कर जाते हैं, जब लास्ट स्टेज में उनको कुछ नहीं याद रहता है। पर अर्ली स्टेज में क्या होता है कि उनको पुराने चीज़ें याद रहती है। इसीलिए मैंने कहा कि उनको फैमिलियर सराउंडिंग्स में रहते हैं, तो उनको काफ़ी दिनों तक वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अपना पुराना घर, अपना पुराने फ्रेंड सर्कल। और अभी मैं कह रहा हूँ कि जैसे अभी लाइफस्टाइल इतने चेंज हो रहे हैं, बच्चे अपने साथ पेरेंट्स को अलग अलग जगह ले जाएंगे, तो नए जगह में वो बिल्कुल उनको, बिकॉज रिसेंट मेमोरी प्रॉब्लम है। ओल्ड मेमोरी क्या है, अपने घर में, अपने कॉलोनी में, अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, तो एल्जीमर्स को रोका जा सकता है, मतलब उसके जो एडवर्स इफेक्ट्स को रोका जा सकता है। वो तो शायद ना रोका जाए, पर एटलीस्ट दे हैव गॉट दैट मेमोरी ऑफ ओल्ड फ्रेंड्स, ओल्ड कॉलोनी, ओल्ड हाउसेस, तो वो मेमोरी रिटेन रहता है, तो उनका एल्जीमर्स पता नहीं चलेगा। बट वंस यू रिलोकेट देम टू एलिन फ्रेंड्स, एंड उनके फ्रेंड सर्कल को काट देंगे, उनके सोशल सर्कल को काट देंगे, तो एल्जीमर्स जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है। अगर फैमिली सराउंडिंग में रहेंगे तो वो दे कैन एडजस्ट। एक बात और देखी गई डॉक्टर साहब, 65 प्लस लोगों में यूरिनरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। यस। क्या किडनी कमजोर हो जाता है उम्र बढ़ने के साथ साथ, या कोई और वजह है? मेन प्रॉब्लम जो मेल्स में पर्टिकुलरली, इट में भी यूरिन इनकॉन्टिनेंस जो होते हैं, पेशाब निकलना या पेशाब टाइम से नहीं होना या अटक जाना, ये मेन कारण मेल्स में प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट एक एनलार्ज होता है, ये एक जैसे बाल सफ़ेद होते हैं, तो मेजर कॉज ऑफ
urinary problems in elderly males is the enlargement of prostate, benign। और आजकल उसका दवाइयाँ भी आती है, इनिशियल स्टेज में ब्लैडर को के लिए दवाइयाँ आती है जिससे कि वो कोप किया जा सकता। बाद में जो सर्जरी आ गया है आजकल, तो ऊपर से नॉन इन्वेजिव एक प्रकार से सर्जरी कर सकते हैं, जो कि यूरेथ्रा के थ्रू, पेशाब की नली के थ्रू उसको थोड़ा थोड़ा करके प्रोस्टेट को डिसेक्ट करके उसका ऑब्स्ट्रक्शन को ये किया जा सकता है। तो आजकल प्रोस्टेट सर्जरी एडवांस हुआ है। और लेडीज में होते हैं कि अगर रिपीटेड चाइल्ड बर्थ हुआ है, अगर जो पेल्विक फ्लोर कमजोर हो गया है तो पेशाब निकल जाता है, कई बार यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है। पर मेजर प्रॉब्लम प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का मेल्स में होता है। ये भी देखा गया है डॉक्टर साहब कि उम्र बढ़ने के साथ साथ नींद कम हो जाती है। हाँ, क्या ये किसी बीमारी का लक्षण है या ये नेचुरल है? थोड़े हद तक ये नेचुरल है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ऑफ स्लीप थोड़ा कम होता है। पर दूसरा है कि कुछ हार्मोनल जैसे मेलाटोनिन कम हो जाता है एज के साथ। और कुछ होता है जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाता है लोगों को, तो एक्सरसाइज नहीं करेंगे। अगर एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे, ओल्ड एज में भी अगर एक्सरसाइज अप्रोप्रिएट टू द एज करें, वॉक करें, स्विमिंग करें, एक्टिव रहें, जैसे भी कर सकते हैं, तो उससे क्या है, नींद भी अच्छा आएगा, एंडोर्फिन्स वगैरह, मेलाटोनिन। तो एक तो होते हैं कि ये सेडेंटरी हो जाते हैं, एक कारण ये है नींद कम आने का। और दूसरा है रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, पर मिनिमम 6 आवर्स, जैसे हम यंगर एज में 7-8 आवर्स कहते हैं, कम से कम 5-6 आवर्स इनका स्लीप होना जरूरी है फॉर ओवरऑल हेल्थ। और दूसरा है इनका न्यूट्रिशन भी थोड़ा नेग्लेक्ट कर जाते हैं ये। हमने कुछ स्टडीज किए थे अपने एरिया में, तो हमने देखा कि जो रूरल एरियाज में ये थोड़े अंडर न्यूट्रिशन हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं सेपरेटेड एल्डरली या मोर इन द रूरल एरिया, क्योंकि माइग्रेशन हो रहा है, कुछ सोशल चेंजेस हो रहे हैं, तो एल्डरली पेरेंट्स पीछे रह जाते हैं, फिर सिंगल रह जाते हैं, तो वो अपना खाना पीना नेग्लेक्ट करते हैं, तो अंडर न्यूरिश्ड हो जाते हैं, तो उससे कई बीमारियां हो सकती है। और दूसरा हमने देखा है कि जो शहर में रहते हैं एल्डरली, उनको ओवर न्यूट्रिशन के भी थोड़े रिस्क रहता है, क्योंकि आजकल घर में बच्चे अच्छे कमाते हैं, पेरेंट्स को रखते हैं, तो फास्ट फूड भी खाने लगे हैं एल्डरली, और उससे भी उनको ये प्रॉब्लम यंग को तो हो ही रहा है, एल्डरली को भी हो सकता है। तो इसीलिए ये देखना पड़ेगा, बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। जो जेनेटिक मेडिसिन है ईच इंडिविजुअल के लिए अलग होगा, कि उसको अंडर न्यूट्रिशन है, उसको फिर न्यूट्रिशन हैंडल करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर बैलेंस डाइट देना पड़ेगा। और दूसरा है कि अगर फास्ट फूड या अनहेल्दी डाइट है, उसके लिए भी डाइटरी एडवाइस देना जरूरी होता है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, आप यूथ को क्या सुझाव देंगे, उनके पेरेंट्स के लिए भी और उनके खुद के लिए भी? और जैसा कि आपने कहा बचपन से ही देखना पड़ता है जो अंडरवेट या ओवरवेट बच्चे हैं, तो आप यूथ को क्या सुझाव देंगे? यूथ के लिए यूथ के पेरेंट्स या चिल्ड्रन के पेरेंट्स से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यूथ देखते देखते चाइल्डहुड ओबेसिटी जो होता है वो परमानेंट एक ट्रैकिंग हो जाता है टू एडल्ट लाइफ। तो पेरेंट्स को हेल्दी डाइट घर में प्रमोट करना है, क्योंकि आजकल हर मिडिल क्लास घर में सरप्लस इनकम है, और सब जोमेटो या स्विगी से, और फास्ट फूड बहुत हो गया है, तो वो हमने देखा है कि पानी नहीं पीते हैं, कोको कोला पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, फ्रूट जूस पियेंगे जिसमें शुगर बहुत रहता है, तो उससे आपका, मैं बोला ना, नींव कमजोर हो रहा है। तो उसमें फिर एल्डरली का कितना भी कर ले, अगर बिल्डिंग का नींव कमजोर है, आप बिल्डिंग को बचा नहीं सकते, वो बिल्डिंग गिरेगा। तो ओल्ड एज में जो आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स है, द फाउंडेशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स आर इन द चाइल्डहुड ईयर्स, यंग एज, एंड फिर यूथ जब अवेयर, यहाँ तक कि हम कहते हैं कि स्कूल चिल्ड्रन को भी सुझाव देना चाहिए, स्कूल टीचर्स को स्कूल कैंटीन में हेल्दी ईटिंग एंड फिजिकल एक्टिविटी इन द स्पोर्ट्स ग्राउंड। आजकल कोचिंग ज़्यादा हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो रहा है, ये आपको लॉन्ग हेल्थ विल हेल्प यू। इन्वेस्टमेंट इन दिस एक्टिविटी, गुड न्यूट्रिशन एंड फिजिकल एक्टिविटी इन चाइल्डहुड, एक बैंक बैलेंस जैसा है, आपका म्यूचुअल फंड आप आज सेव करते हो, बाद में आपको उसका रिटर्न मिलता है। तो अगर आप अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी न्यूट्रिशन चाइल्डहुड से करोगे, तो इसका रिटर्न आपको ओल्ड एज में मिलेगा। यंग एज में क्या है, इमीडिएटली एडवर्स इवेंट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन या मतलब ओवर न्यूट्रिशन, ओबेसिटी, इमीडिएटली यूथ
यूथ में काफ़ी रेजिलियंस रहता है, बायोलॉजिकल रेजिलियंस रहता है, हमारा पोटेंशियल रहता है। तो हमको पता नहीं चलेगा तो यूथ सोचेगा कि यार क्या हो रहा है, हम तो खा रहे हैं ठीक है, पर दिस विल बी प्रॉब्लमेटिक इन मिडिल ईयर्स एंड ओल्ड एज। तो ये हमको सुझाव, जैसे मैंने बताया, प्रेग्नेंट मदर से स्टार्ट करना है, न्यूट्रिशन एजुकेशन, देन चाइल्डहुड को हेल्दी न्यूट्रिशन। आजकल छोटे बच्चे, न्यूट्रिशन मतलब ये नहीं कि उनको ओबीस बना दो, पर्टिकुलरली अवॉइड द शुगर, अवॉइड द केक्स, जो भी आपका शुगर रिच है, और ओवर ईटिंग, वेट वॉच, एंड देन अभी क्या प्रॉब्लम क्या है किशोर जी की, अभी फास्ट फूड इंडस्ट्री भी बहुत मार्केट फोर्सेस आ गए हैं, और मेडिकल इंडस्ट्री में भी बहुत मार्केट फोर्सेस आ गए। अभी आपको पता होगा कि एंटी ओबेसिटी ड्रग्स आ गए, तो उससे क्या है, लोग सोचते हैं चलो ठीक है, अभी क्या है कि अभी हम तो दवाई आ गया है, बेरेटिक सर्जरी आ गया, दवाई आ गया, तो ये लाइफस्टाइल बहुत नेग्लेक्ट हो रहा है। तो हमको ये बताना है, यूथ को भी बताना है, इनके पेरेंट्स को भी बताना है, और सभी को बताना है कि ये ड्रग्स तो ठीक है, शॉर्ट टर्म रिलीफ आपको लगेगा, ओबेसिटी कम हो गया, पर ओबेसिटी बाहर से कम हुआ। अगर आपका ओवर ईटिंग और ओबेसिटी से आर्टरीज डैमेज हो गए, दूसरे ऑर्गन्स में नॉन फैटी लिवर हो गया है, वो तो नहीं दवाई। और दूसरी बात यह है कि दवाई के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स किसी को नहीं मालूम है। तो ये सब चीज़ें हमको देना है कि या तो फूड इंडस्ट्री के एडवर्टीजमेंट से आप बचे रहें, और जो हाई फार्मा जो मार्केटिंग से बचे रहें। कुछ लोगों को होगा ज़रूरत, वो इंडिविजुअल केस, इसीलिए आपको पर्सनलाइज मेडिसिन की बहुत ज़रूरत है। कि कुछ लोग को होता है, कुछ लोगों को स्टेरॉयड ट्रीटमेंट से ओबेसिटी हो जाता, कुछ लोगों को एंडोक्राइन डिसऑर्डर से हो जाता, उनको ज़रूरत होंगे ये दवाई। ये हम नहीं कह रहे हैं कि ये ब्लैंकेट बैन करो, पर अभी क्या हो रहा है कि अक्रॉस द बोर्ड सबको, क्योंकि पूरा का पूरा समाज ओबीस हो रहा है, ओबेसिटी रेट बढ़ रहा है, तो ये एक नॉर्म ना बन जाए, हमको यही फिक्र है। तो नॉर्म इज द लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम अर्ली एज एंड थ्रू आउट द लाइफ, फ्रॉम वूम टू टूम, देन ओनली हेल्थ कैन बी प्रिजर्व। अदरवाइज जो मेडिकेशन से, इट इज शॉर्ट टर्म रिलीफ ओनली।